हेलो 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 दोस्तों। वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, हम एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे जिसमें हम एमटीएस नॉन टेक्निकल हवलदार की परीक्षाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेपर दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 को दूसरी शिफ्ट के अंतर हुआ था। उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है दोस्तों कंवल वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ये दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 की दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका पहला क्वेश्चन था जीएस का दोस्तों, जीके जीएस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंवल वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। दोस्तों करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि इस राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का अनुपात सबसे कम है। यानी इन जो 4 केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं इनमें सबसे कम गरीब कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुदुचेरी। पुदुचेरी के अंदर गरीबी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में गरीबों का अनुपात दोस्तों सबसे कम है पुदुचेरी में। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य, हमें जो मौलिक कर्तव्य उसका एच पार्ट दिया हुआ है। यानी मौलिक कर्तव्य दोस्तों सारे याद करने आपको ए बी सी डी से लेकर के तक सारे याद करने पड़ेंगे, 11 के 11। इन मौलिक कर्तव्यों के अंदर दोस्तों एच वाला है उस मौलिक कर्तव्य को लिखा हुआ है। पहला जो शब्द है वो खालिस्तान छोड़ रखा है और मानववाद ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को विकसित करना, ये मौलिक कर्तव्य 51A के अनुसार। आपको पता होगा दोस्तों भारत के मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे, इन्हें बाद में ऐड किया गया था। भाग 4A के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था और अनुच्छेद 51A में इसको जोड़ा गया था। दोस्तों इस मौलिक कर्तव्य है एच, इसमें लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को विकसित करना। यानी ये जो खालिस्तान दिया है, रिक्त स्थान दिया दोस्तों, इस खालिस्तान के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द है वो आएगा, यानी ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना मणिपुरी शैली के किस भारतीय नर्तक या नर्तकी को 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार मिला था। किसने जीता था दोस्तों यानी ये आपको 4 नर्तक या नर्तकी दी हैं, इनमें से 2014 के अंदर दोस्तों और किस भारतीय नर्तक नर्तकी ने मणिपुरी शैली के लिए टैगोर पुरस्कार जीता था, ये आपसे पूछ रखा है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार सिंहजीत सिंह, यानी राजकुमार सिंहजीत सिंह है, इन्होंने दोस्तों ये पुरस्कार है ये जीता था 2014 के अंदर टैगोर पुरस्कार। और कौन सी शैली के दोस्तों, ये मणिपुर शैली के, ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों नदी विभाजन यानी रिवर बाइफिकेशन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियां बना सकती है। यानी जो नदी है उसका विभाजन होकर के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स है वो बन सकते हैं। दोस्तों ऐसी स्थलाकृति का एक उदाहरण कौन सा है, इनमें से 4 जो आपको जो लैंडफॉर्म दिए गए हैं, ये लैंडफॉर्म ये आपको बताना है कौन सा मूल्यवान लैंडफॉर्म है इनमें से। दोस्तों जैसे कि आपको पता है जब नदी अपना जल सागर के अंदर ले जाती है तो वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो सकती है। तो ये जो बीच की भूमि होती है दोस्तों ये डेल्टा कहती है, और डेल्टा बहुत उपजाऊ भाग होता है दोस्तों, ये बहुत ही उपजाऊ होता है और ये जो है ये उपजाऊ भाग है, इसे डेल्टा कहते हैं। तो ये लैंडफॉर्म से ये नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है और नदी विभाजन के फलस्वरूप बनता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नदी डेल्टा। नदी डेल्टा है वो दोस्तों पर्यावरण के लिए मूल्यवान होता है और काफी उपजाऊ होता है। जैसे आपने सुना होगा सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे उपजाऊ डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नामक नदियां मिलकर के बनाती है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों 2023 में भारत में इंटरकॉन्टिनेंटल कप प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण खेला गया। ऑप्शन है तीसरा, 10वां, पहला या 5वां। दोस्तों 2018 के अंदर पहला संस्करण खेला गया और 2019 के अंदर दूसरा संस्करण खेला गया, तीसरा संस्करण 2023 के अंदर खेला गया जो कि भारत के अंदर खेला गया। तीसरा संस्करण हो जाएगा ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे और उमा शर्मा द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत की जाती है। तो सितारा देवी, रोहिणी भाटे और उमा शर्मा है ये दोस्तों कथक शैली के कलाकार हैं। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक शैली। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों गैर ध्रुवीय यानी नॉन पोलर अणुओं में क्या होता है, आंशिक आवेश होता है या कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, यानी डाइपोल की बात हो रही है, कोई डाइपोल नहीं होता, या तात्क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है या स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। दोस्तों जो नॉन पोलर हो गया जैसे H2 है, मान लो ये देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये नॉन पोलर हो गया, लेकिन इसके अंदर है ना इन पर आंशिक आ जाता है प्लस और इस पर आ जाता है आंशिक माइनस। ये दोस्तों ये एक तात्क्षणिक होती है प्रक्रिया,
यानी ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक पार्शियल एक पार्ट ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी कुछ मिली सेकंड के लिए ये जो है द्विध्रुव अगुण बनता है। H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, यानी जो नॉन पोलर होते हैं ना, जिनके अंदर हम जो पोलर नहीं होता यानी पूरी तरीके से आवेश है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उनके अंदर तात्क्षणिक द्विध्रुव अगुण बनता है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में SHG में S क्या दर्शाता है? दोस्तों SHG ये जो माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में, इसका मतलब होता है दोस्तों सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह। S का मतलब होगा सेल्फ, H का मतलब हेल्पिंग और G का मतलब ग्रुप। तो इसके आंसर हो जाएगा सेल्फ हो जाएगा इसका सही आंसर। S का मतलब सेल्फ और H का मतलब पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है हेल्पिंग, और G का मतलब पूछ लिया जाए तो ग्रुप, याद रहेगा स्वयं सहायता समूह। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, किन शताब्दियों के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्रियों ने ऐतिहासिक सिल्क रूट पर चीन की यात्रा की? दोस्तों ये सिल्क रूट आपको पता ही होगा, बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए ये दोस्तों सिल्क रूट है। इसमें पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान, ईसवी शताब्दी के दौरान दोस्तों इस पर यात्रा की जाती थी, जिसे सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहा जाता था। ये दोस्तों भारत से होता हुआ चीन की तरफ जाता था, और ये बांग्लादेश से आता था। बांग्लादेश, भारत और चीन से होता हुआ गुजरता था, ये सिल्क रूट कहते थे इसको। ये पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी में यहाँ से जो है दोस्तों बौद्ध तीर्थयात्री है वो गुजरते थे। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन है, ये 1928 के अंदर यानी 1928 के अंदर दोस्तों आयोजित किया गया था। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, आर्यों का सबसे पवित्र या प्रिय देवता निम्नलिखित में से कौन था? आर्यों का सबसे प्रिय देवता दोस्तों इंद्र भगवान को माना जाता है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्र भगवान है, इन्हें आर्यों का प्रिय देवता माना जाता है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन है वो फॉल्स है, यानी गलत कथन कौन से? इन तीनों में से गलत कथन कौन से है ये आपको बताना है। दोस्तों पहला कथन है, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक गढ़ होता था। ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के अंदर प्रत्येक नगर के अंदर एक गढ़ होता था। तो पहला कथन सही हो गया, यानी अपने उत्तर में नहीं आएगा, शामिल नहीं करेंगे इसको। ये पहला कथन है, ये कथन है सत्य। हमें तो असत्य छांटने भी, असत्य कौन कौन सा है। अगला सवाल है, अगला कथन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक मंदिर होता था। बिल्कुल गलत बात है सर दोस्तों। ये यहाँ पर एक मंदिर नहीं होता था प्रत्येक नगर के अंदर, ऐसा होना आवश्यक नहीं था, यानी ये कथन भी क्या हो गया, ये असत्य हो गया। अगला कथन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में हर इमारत बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से बनी होती थी। ये बात भी दोस्तों असत्य है, ये बात भी गलत है। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन है, ये दोनों गलत है, जबकि पहला कथन है वो सत्य है। लेकिन हमें तो गलत छांटना है, तो दूसरा और तीसरा यानी ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 दोनों है वो असत्य है, यानी हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर में एक मंदिर होता था, ये आवश्यक नहीं है, और बलुआ सैंडस्टोन का यूज नहीं होता था। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है, किसने शास्त्रीय राग वादन के लिए हवाईयन स्लाइड गिटार में बदलाव किया था? दोस्तों शास्त्रीय राग वादन के लिए इन 4 जो आपको दे रखे हैं ये संगीतकार है, इनमें किन्होंने हवाईयन स्लाइडर गिटार में बदलाव किया था? दोस्तों ये ब्रजभूषण काबरा जी ने किया था। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीबी काबरा या ब्रजभूषण काबरा जी है, इन्होंने दोस्तों हवाईयन स्लाइडर गिटार में बदलाव किया था। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भोगोली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों भोगोली बिहू ये त्योहार है, ये दोस्तों त्योहार है, ये असम के अंदर मनाया जाता है, असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 1824 का रामोसी विद्रोह किस वर्तमान राज्य में हुआ था? दोस्तों आपको काफी फेमस है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से राज्य के अंदर हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत में फॉर्मूला ई की पहली रेस का नाम क्या है? दोस्तों फॉर्मूला ई की पहली रेस जो भारत के अंदर हुई थी उसे ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स कहा गया था, जो 2023 के अंदर हुई थी, ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कृत्रिम सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो कृत्रिम है, जो मानव निर्मित है, सिंथेटिक है, दोस्तों नेचुरल नहीं है, वो आपको बताना है। दोस्तों हल्दी है, ये नेचुरल है। लिटमस पत्र है, इसे भी हम सिंथेटिक नहीं मानते। मेथिल ऑरेंज है दोस्तों, मेथिल ऑरेंज है, इसे सिंथेटिक मानते हैं। छोटी सी डिबिया के अंदर आता है मेथिल ऑरेंज, जो अपने लैब के अंदर भी यूज में लेते हैं। सिंथेटिक जो है इंडिकेटर के रूप में मेथिल ऑरेंज काम आता है। गोभी का रस है ये दोस्तों, ये भी नेचुरल हो जाएगा।
तो इनमें से ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज है ये सिंथेटिक इंडिकेटर के रूप में माना जाता है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की योग्यताओं से संबंधित है? यानी इनमें 4 अनुच्छेद दिए हैं, इनमें से कौन सा एक अनुच्छेद है जो प्रधान राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं से जुड़ा हुआ है? दोस्तों अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 है ये राष्ट्रपति की शपथ से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो ये योग्यता में शामिल नहीं किया जाएगा, ये शपथ से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए है वो अनुच्छेद 60 है जो शपथ से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 50 है दोस्तों, वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, ताकि देखो याद रह जाएगा आपको कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है, ताकि न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इसके लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 50 करता है दोस्तों। और राष्ट्रपति के योग्यताओं से संबंधित अनुच्छेद 58 है, तो राष्ट्रपति की योग्यताओं से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 58 के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यताएं दी गई है कि वो कम से कम 35 वर्ष के हो, और सॉरी वो पहली योग्यता में लिखा गया है कि वो भारत के नागरिक हो, और दूसरा लिखा गया है कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। इसके साथ साथ लोकसभा सदस्य, दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। और अगला है दोस्तों अनुच्छेद 56 या 56। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करेगी। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, उसे महाभियोग के द्वारा या उसके इस्तीफे के जो स्वयं के इस्तीफे देने के कारण या उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 56 है वो कार्यकाल से जुड़ा हुआ है, 58 है वो पद की योग्यताओं से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 60 है वो राष्ट्रपति के शपथ संबंधी बात करता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्लियर हो गया। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस उद्योग का उदाहरण है? दोस्तों ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों अब जो 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच हुआ था, इसमें जो भारत के तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये तो वेल नोन पर्सन है कि ताजमहल का निर्माण है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? इनमें से ये 4 बॉलीवुड के सुपरस्टार दिए गए हैं, इनमें से एक सुपरस्टार है जिनकी द सब्सटेंस एंड द शैडो ये आत्मकथा है दोस्तों, वो है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार साहब की ये आत्मकथा है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, द सब्सटेंस एंड द शैडो। ये दोस्तों इनकी आत्मकथा है, इनको बारे में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये दूसरी शिफ्ट का पेपर था, और इसके बाद भी हम आगे भी जो भी शिफ्ट पेपर हुए थे उन सबको हम लेकर के आए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।